हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और अगर आप 2-3 वीडियो भी इस चैप्टर के देख लेंगे तो सारा चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाएगा और आई गारंटी कि आपको पूरा चैप्टर भी ठीक से समझ में आने वाला है। बस ध्यान से पूरे चैप्टर को सुनिए और देखते हैं। इसके बाद आपको सारे जो क्वेश्चंस होंगे इस एनसीईआरटी टेस्ट के, जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली क्या होती हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या हैं। जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा चेंज, रिएक्शन का मतलब सिंपली होता है चेंज से। सी द होल ऑफ द यूनिवर्स इज एंटायरली चेंजिंग in every moment, every second, as it is simply a kind of proverb कि turnover is a time rule। परिवर्तन समय का नियम है। तो परिवर्तन समय का नियम है का मतलब ये है कि जो चेंजेस होते हैं वो इन्वायरमेंट में या यूनिवर्स में हमेशा हो रहे होते हैं। एवरीथिंग एवरी टाइम इज़ चेंजिंग, बट सवाल ये आता है कि हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ योर फाइन आइज यू कैन ऑब्जर्व द चेंजेस एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग ऑल द आर्टिकल्स प्रेजेंट इन योर रूम। वो सारी चीज़ें जो आपके आसपास हैं, आपकी पेरीफेरी में हैं, वो सभी चीज़ें प्रतिदिन बदल रही होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो बहुत फाइन लेवल पर चेंजेस होते हैं, हम उन चेंजेस का ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते, जो कि हमारी आइज जो हैं दे आर अडेप्टेड और मेड इन सच अ पैटर्न दैट दे ऑब्जर्व अ फ्रिक्वेंट चेंज एंड अ लिटिल बिग चेंज। थोड़े से बड़े चेंज को तो ऑब्जर्व हम लोग करते हैं, लेकिन बहुत जो फाइन चेंजेस होते हैं जो बहुत एक मीडियम टाइम इंटरवल में होते हैं, उन चेंजेस को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। द वीकनेस ऑफ आवर आइज इज़ के बहुत जो मिनिमम टाइम इंटरवल में या बहुत लेस टाइम इंटरवल में जो चेंजेस हो जाते हैं उन चेंजेस को हम ऑब्जर्व नहीं करते, और बहुत जो बड़े टाइम इंटरवल में चेंजेस होते हैं हम उनको भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो हमारी आँखों की ये जो कैपेबिलिटीज़ है वो ये है कि हम एक ऑप्टिमम रेंज में या ऑप्टिमम रेंज ऑफ टाइम में जो चेंजेस होते हैं हम उनका ही ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। तो यहाँ केमिकल रिएक्शंस भी इसी आधार पर डिवाइडेड होती हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो फास्ट रिएक्शंस कहलाती हैं, बहुत तेज़ी से होती हैं केमिकल रिएक्शंस, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं बहुत स्लो रिएक्शंस होती हैं। अगर हम रिएक्शंस को समझें, जैसे कि रिएक्शंस बेसिकली आर जो चेंजेस होते हैं, रिएक्शन का मतलब होता है चेंज से, तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो बहुत तेज़ी से कंप्लीट होती हैं उनको हम फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। एंड सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर the reactions which take completes with a moderate speed, इसलिए हम उनको moderate reactions कहते हैं। और कुछ reactions ऐसी होती हैं जो बहुत धीमी गति से complete होती हैं, उनको हम slow reactions कहते हैं। तो speed के आधार पर chemical reactions 3 तरह की हुई। एक तो बहुत fast reactions जो बहुत तेज़ी से होने वाली हैं, इनको आप instantly होने वाली reactions भी कह सकते हैं, और कुछ reactions ऐसी होती हैं जो बहुत धीमी सी होती हैं। आपके 10th के चैप्टर में हमें उन रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है जो बहुत तेज़ी से होने वाली रिएक्शंस होती हैं, हमें उनसे भी मतलब नहीं है जो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शंस होती हैं। हमें इनके कुछ सर्टेन एग्जांपल्स तो हम स्टडी करेंगे इनके, पर बहुत ज़्यादा इनसे कंसर्न नहीं होंगे। हम लोग उन रिएक्शंस को देखेंगे जो मॉडरेट स्पीड से होने वाली रिएक्शंस होती हैं। ये 3 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हम एग्जाम्पल सभी के लेंगे, फास्ट रिएक्शंस के भी लेके चलेंगे, मॉडरेट के भी और स्लो के भी, बट आप केवल स्पीड के आधार पर इसको समझने की कोशिश करिए। ये रिएक्शंस अपनी स्पीड के आधार पर 3 तरह से हैं, तो फास्ट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस एंड स्लो रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शंस दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। अब हम केमिकल रिएक्शन को समझते हैं कि जो चेंज होते हैं बहुत फास्ट, मॉडरेट या स्लो हो सकते हैं। तो चेंज को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। अब चेंज का मतलब ये है कि जो सब्सटेंस चेंज हो रहा होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट। द सब्सटेंस व्हिच इज रेडी फॉर द चेंज इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और इसमें जब चेंज हो जाता है तो जो नया सब्सटेंस बनता है विद द न्यू प्रॉपर्टीज उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं।
ये जो एरो है, एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसको हम क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं। So this process of change on a substance called reactant into a new substance called the product is called a chemical reaction. तो हम इस एरो को रिएक्शन साइन भी कह सकते हैं, यानी कि द साइन ऑफ चेंज और द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्चुअली साइन ऑफ रिएक्शन, कुछ भी आप कहिए इसको कि ये चेंज का सिंबल है, या ये कह सकते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, या ये कह सकते हैं दिस इज द साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ये साइन होता है। तो इस तरह से वो सब्सटेंस जिसमें चेंज हो रहा होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। चेंज होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना किसी भी स्पीड से, चाहे वो फास्ट स्पीड से हो, चाहे मॉडरेट स्पीड से हो या स्लो स्पीड से हो, तीनों ही तरह की स्पीड से कोई रिएक्शन हो सकती है। बट हमें अभी इससे ज़्यादा कंसर्न नहीं होना है, हमें इससे मतलब है कि एक्चुअली रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन का मतलब होता है चेंज से, और चेंज किसमें होता है, किसी सब्सटेंस में। तो जिस सब्सटेंस में चेंज होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और उसके बाद जो नया सब्सटेंस बनता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो शॉर्ट डेफिनेशन इज कि प्रोसेस ऑफ द चेंज इन द रिएक्टेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हम उसको क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब दूसरे टर्म पे आ जाते हैं हम। केमिकल रिएक्शन के बाद दूसरी बात आ जाती है केमिकल इक्वेशन की, कि हम इक्वेशन किसको कहते हैं। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। अब हम एक काम करते हैं कि दोनों ही चीज़ों को, रिएक्शन को और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि इक्वेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम देखिए, अच्छा रिएक्शन का एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे जिंक इज एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। And after the change, it gives what, zinc chloride, and it also gives hydrogen। तो हमें ये दो चीज़ें मिली, तो हमने इसको इस तरह से वर्ड्स के रूप में लिखा, दिस इज कॉल्ड द वर्ड इक्वेशन और सिंपली अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम सिंबल्स में लिखते हैं तो क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे जिंक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Zn से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिटन एज HCl, और फाइनली हमें क्या देता है, जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2, और इसके साथ हमें क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। तो दिस इज व्हाट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। गैस क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में रिलीज होती है, इसलिए हम हाइड्रोजन के लिए एक साइन भी लगाते हैं ऊपर की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हमें ये जो मिला, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन करेंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप वर्ड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप सिंबल में भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो जब आप वर्ड्स में लिखते हैं तो उसी केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं, और जब हम इसको सिंबल में लिखते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो दो तरह से हम लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन के रूप में और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में। तो बोथ आर द केमिकल रिएक्शंस और आर द इक्वेशंस। ये एग्जाम्पल हुए। अब हमें समझना ये होगा कि केमिकल रिएक्शन अगर किसी सब्सटेंस में हो रही है तो कैसे हमें मालूम चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ये तो हमने एक एग्जांपल लिख दिया, मान लीजिए कि जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है और जिंक क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो केमिकल साइंस में देखिए, जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगी। लेकिन अभी इनिशियली आप जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप ज़्यादातर चीज़ों का ऑब्जर्वेशन अपनी आँखों से करते होंगे। तो हम उन्हीं चेंजेस को समझ पाते हैं जिनका ऑब्जर्वेशन आप आंखों से करते होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप जो है क्लासेस आपकी बढ़ती जाएंगी, आपका अपना एक कॉन्सेप्ट, एक विज़न डेवलप हो जाएगा, और आप उन चेंजेस को, उन ऑब्जर्वेशंस को किसी एक परसेप्शन के द्वारा या अपने इमेजिनेशन के द्वारा भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली द फाइन आइज। उन्हीं को हम फाइन आइज कहते हैं कि आप साइंस को उसी फाइन आइज की मदद से समझ सकते हैं, इमेजिनेशन के द्वारा समझ सकते हैं, पर्टिकुलर साइंटिफिक परसेप्शन से समझ सकते हैं। लेकिन अभी इनिशियली आप अपने जो
तरीका है आपके समझने का, चेंज को समझने का। वो क्या है कि जो आंखों से देखेंगे आप उसी का परसेप्शन करेंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने को हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई, ये कैसे मालूम चलेगा। तो जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, चेंज हमें देखने में जो आएगा वो क्या है, साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे कर सकते हैं हम, साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो साइन जिससे हमें पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुई है वो क्या है। पहले पॉइंट में हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हालांकि हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट के रूप में प्रेसिपिटेट या बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो हम ये कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। या फिर दूसरा साइन आपको और देखने को मिल सकता है, चेंज इन ऑर्डर। चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर स्पेलिंग ODOUR, ऑर्डर से मतलब हमें स्मेल से भी होता है कि अगर किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हो रही है या केमिकल चेंज हो रहा है तो वहाँ क्या देखने को मिलेगा आपको कि उसका जो ऑर्डर होगा, उसकी जो स्मेल होगी, जो फ्रेग्रेंस होगा वो बदल जाएगी। अगर किसी सब्सटेंस के स्मेल में चेंज हो रहा है तो आप समझ सकते हैं, आप डायरेक्टली इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, ऑर्डर या स्मेल में चेंज हो जाना, ये केमिकल रिएक्शन होने के साइन है। तीसरा जो सिंबल है या साइन है केमिकल रिएक्शन के होने का, दैट इज चेंज इन कलर। अगर किसी रिएक्टेंट में या किसी भी सब्सटेंस में उसके कलर में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके कलर में चेंज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यानी कि किस में चेंज हो जाए, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, या उसके स्मेल में चेंज आ जाए, या फिर उसके कलर में चेंज आ जाए। तीन में से अगर कोई चीज़ होती है तो हम क्या कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक चौथा और तरीका है समझने का, केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर के आधार पे भी ऑब्जर्वेशन में आती हैं। हम क्या कहते हैं, रिलीज ऑफ टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। रिएक्टेंट सब्सटेंस में या रिएक्शन टाइम में टेम्परेचर में अगर चेंज आता है तो हम उसको भी केमिकल रिएक्शन का साइन मान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आप इन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करते हैं कैसे, सेंसेस की मदद से। जो आपके सेंसेस हैं, सेंसेस मतलब जैसे स्किन है, आईज है, ईयर है, नोज है, दीज आर द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स। इन सेंस ऑर्गन्स की मदद से हम अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस का ऑब्जर्वेशन करते हैं। और जो भी ऑब्जर्वेशन में हमको आता है हम उस आधार पर मानते हैं या महसूस करते हैं कि भाई एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, या हमारी लेबोरेटरी में जो टेस्ट ट्यूब में केमिकल सब्सटेंस ले रखा है उसमें चेंज हो रहा है, या हमारे जो किचन में भी कोई सामान रखा हुआ है वो उसमें भी चेंज हो रहा है। तो वो चेंजेस क्या होते हैं, वो चेंजेस आफ्टर ऑल केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आप देखिए चेंज को 9th लेवल में भी आपने पढ़ा होगा। चेंज दो तरह के हो सकते हैं, वो फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे रिएक्शन होने का, ये तो स्पीड के आधार पर हमने कह दिया, और जो केमिकल की जो रिएक्शन होगी उनके हमने ये साइन भी समझ लिए कि इतने तरह से हम समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेकिन जब हम केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं या चेंजेस को जब हम पढ़ते हैं तो चेंजेस बेसिकली दो तरह के भी हो सकते हैं। हमें एक छोटा सा पॉइंट दिमाग में आया है तो उसको समझ लीजिए कि चेंज जो हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो फिजिकल चेंज भी हो सकते हैं और केमिकल चेंज भी हो सकते हैं। दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक तो फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शनों को या रिएक्शन के होने को हम फिजिकली भी समझ सकते हैं और केमिकली भी समझ सकते हैं। ये जनरली एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन के लिए समझने के लिए। हमने ये समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, वर्ड इक्वेशन क्या है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या है, और ये भी जाना कि केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो उस टाइम में क्या चेंजेस होंगे, क्या परिवर्तन आएंगे। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है, ऑर्डर का फॉर्मेशन चेंज हो सकता है, या कलर में चेंज आ सकता है, और टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है। अगर ये सब आप देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई सब्सटेंस में चेंजेस हो रहे हैं और ये केमिकल रिएक्शन का साइन है। बट आप जब चेंजेस देखेंगे तो चेंजेस फिजिकली भी हो सकते हैं, केमिकली भी हो सकते हैं। तो एवरी फिजिकल चेंज इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। रिमेंबर, हमेशा ये बात को याद रखें कि अगर कोई भी चेंज या केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो हर चेंज जो होता है वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो केवल फिजिकल स्टेट में चेंजेस आते हैं उनके। तो फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है, द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। अगर केवल मैटर की स्टेट बदलती है, स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आता है, तब हम उसको केवल फिजिकल चेंज कहते हैं। अब स्टेट ऑफ मैटर में चेंज से क्या मतलब होता है
कि जैसे सॉलिड सब्सटेंस है मान लीजिए, और सॉलिड सब्सटेंस चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड स्टेट में, है ना, या लिक्विड स्टेट चेंज हो जाए किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट से जब कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में बदल रहा है या लिक्विड स्टेट से सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में आ रहा है, तो दिस इज सिंपली अ चेंज इन फिजिकल स्टेट। इसमें मान लीजिए एक एग्जांपल हमने वाटर का लिया है कि H2O इन द फॉर्म ऑफ आइस, राइट, इज सॉलिड स्टेट ऑफ द वाटर, एंड H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी कि वाटर जो आप पानी पीने में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द लिक्विड स्टेट। तो केमिकली अगर हम देखें, चाहे वाटर पीने में जो इस्तेमाल करते हैं वो, या आइस जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वो, दोनों का केमिकल फार्मूला H2O ही होता है। उनके केमिकल ओरिएंटेशन में या केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं आता। आगे यू टेक एग्जांपल ऑफ आइस और यू टेक द वाटर, तो वाटर एंड आइस बोथ आर इन द सेम केमिकल ओरिएंटेशन, दैट इज कॉल्ड H2O। वो किस फॉर्म में होंगे, H2O के फॉर्म में होंगे, इसलिए चूंकि उसके केमिकल जो प्रोपोर्शन है एलिमेंट का जिनसे वो मॉलिक्यूल बना हुआ है उसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको केवल फिजिकल चेंज कहेंगे। देयर इज अ चेंज, क्योंकि सॉलिड स्टेट से लिक्विड में बदल रहा है सब्सटेंस, तो ये फिजिकल चेंज है। तो दिस फिजिकल चेंज इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि तो आप बात क्लियर समझ रहे हैं कि हर तरह के चेंज को आप केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते। हमने जैसे डेफिनेशन में बताया कि रिएक्शन इज द चेंज, तो यस रिएक्शन इज अ चेंज बट एवरी चेंज इज नॉट अ रिएक्शन। तो एवरी रिएक्शन इज अ चेंज बट एवरी चेंज इज नॉट अ रिएक्शन, ये याद रखिएगा बात कि हर हम रिएक्शन में जो पढ़ते हैं हर एक चेंज हर रिएक्शन में चेंज होता है, बट हर चेंज को हम रिएक्शन नहीं कह सकते, केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते, उसको हम सिंपली रिएक्शन कह सकते हैं। तो सॉलिड लिक्विड में, या ऐसे भी हो सकता है कि लिक्विड सब्सटेंस गैस में चेंज हो रहा हो, लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज होता है, और गैस वापस लिक्विड में चेंज होता है। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस होता है। आपने एक सब्लिमेशन डिसब्लिमेशन भी पढ़ा होगा 9th में कि सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है और गैस वापस सीधे सबलाइम हो जाती है वापस किसमें, सॉलिड स्टेट में। जैसे कैम्फर का एग्जांपल है, कपूर को अगर आप बर्न करते हैं तो कपूर सीधा गैस बनता है विदाउट अंडरगोइंग द इंटरमीडिएट स्टेट इनटू लिक्विड, दैट इज व्हाट, सब्लिमेशन एंड डिसब्लिमेशन। तो ये जो प्रोसेसेस हुई फिजिकल स्टेट में होने वाले चेंजेस को, वो चेंजेस केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन वही है जिसके चेंजेस जो हैं वो केमिकल स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं, उन्हीं केमिकल चेंजेस को या स्ट्रक्चर में चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज दो तरह से हैं। तो हमें इस चैप्टर में इन फिजिकल चेंजेस से मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है, केमिकल चेंजेस से मतलब है, ठीक है ना। इससे मतलब हमको केवल केमिकल चेंज से मतलब है कि जो केमिकल चेंज होंगे वो क्या है, फिजिकल चेंजेस जो होंगे हमें उनसे मतलब नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन में हम उन्हीं रिएक्शनों को पढ़ेंगे जो केमिकली चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। अब जो केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल चेंज हो, केमिकल रिएक्शन हो, वो अपनी डायरेक्शन के आधार पर दो तरह का होता है ना। केमिकल रिएक्शन, हम इसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती हैं, एक तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलती हैं, उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं हम उसको, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। और एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो एक ही डायरेक्शन में चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या इसको शॉर्ट में लिख दें कि रिएक्टेंट इफ चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। ध्यान समझिए, रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट में चेंज बैक इनटू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसमें बदलता है, प्रोडक्ट में। और अगर प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज हो सके या हो रहा हो एक ही टाइम में या अलग अलग टाइम में, तो हम इस तरह की रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर रिएक्टेंट चेंज हो जाए किसमें, प्रोडक्ट में, और फिर ये कोई संभावना ना हो कि प्रोडक्ट वापस जो है रिएक्टेंट में चेंज हो रहा हो, तो हम इसको इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहेंगे। यानी कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर, ये दोनों डायरेक्शन में चलती है, दिस इज बाई डायरेक्शनल, एंड दिस इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज यूनिडायरेक्शनल। ये कैसी होती है, ये एक ही डायरेक्शन में चलती है, इसलिए हम इसको यूनिडायरेक्शनल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज अ बाई डायरेक्शनल केमिकल रिएक्शन एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल केमिकल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। इस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो अब हम केमिकल रिएक्शन का लगभग एक ओवरव्यू आपको समझ में आया। क्या रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज अ चेंज। चेंज कितने तरह से कैसे हो सकते हैं, स्पीड के आधार पर तीन तरह से, फास्ट, मॉडरेट एंड स्लो, राइट। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड हम लोग जैसे पूरे इसको समझ रहे हैं
तो रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना रिएक्शन है। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस है जिसमें चेंज होता है, प्रोडक्ट वो सब्सटेंस है जिसकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं और रिएक्टेंट से बदल के आता है। अब हम उसी चेंज को वर्ड के रूप में लिख सकते हैं, तो वो वर्ड इक्वेशन कहलाती है, और सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। केमिकल रिएक्शन होने के साइन कुछ इस तरह से हैं, और केमिकल रिएक्शन जब चेंज जो होते हैं वो फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है। तो हमें फिजिकल चेंज में इस चैप्टर से मतलब नहीं है, हमें केमिकल चेंज से मतलब है। और केमिकल रिएक्शन है या केमिकल चेंजेस अपनी डायरेक्शन के आधार पर फिर से दो तरह के हैं, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। अब हम समझते हैं नया जो टॉपिक है इसके बाद, दैट इज द इम्पॉर्टेंट वन कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? हम क्या पढ़ रहे हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए काम करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं जिससे आप इसको ठीक से समझ पाएँ। तो इसको ख़त्म करते हैं और देखेंगे हम नए टॉपिक को इसी में, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? देखिए एक नियम है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक 9th का लॉ है, आपको अगर याद हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का जो लॉ है वो स्पष्ट ये कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। नंबर 1 कि आप मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एनर्जी का लॉ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वैसे ही मैटर के लिए भी लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में, कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड द मास ऑफ रिएक्टेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, और मास जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? कंजर्व होता है। अगर कोई मास में कमी आती है तो दैट इज बैलेंस्ड into according to equal to mc², आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम क्या कह सकते हैं कि अगर मास में कोई कमी आई है तो वो कमी किसकी वजह से है कि कुछ अमाउंट एनर्जी के फॉर्म में निकल गया होगा, लेकिन मास जो होगा वो क्या होगा? कंजर्व होगा। तो हम जब कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो केमिकल रिएक्शन में ये याद रखना होगा हमें कि जितने हमने एटम रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम के दोनों साइड बराबर होने या ना होने के आधार पे हम केमिकल रिएक्शन फिर से डिवाइड कर सकते हैं दो में, कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एटम्स दोनों साइड बराबर हैं और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एटम दोनों साइड बराबर नहीं है। अगर ऐसा है कि दोनों साइड एटम बराबर नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिनमें एटम दोनों साइड बराबर हैं, इक्वल हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तब हम उसको क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने मान लिया कि रिएक्शन हो रही है किसमें कि मैग्नीशियम पहले वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, मैग्नीशियम reacts with hydrochloric acid, right? And it gives magnesium chloride and hydrogen gas। तो इसी को अगर हम सिंबल्स के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको? मैग्नीशियम Mg से डिनोट करते हैं हम इसको, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। रिएक्शन साइन लगाएंगे और क्या देगा? इट गिव्स MgCl2 एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस। तो आप दोनों में देखिए, ऑब्जर्वेशन करिए इक्वेशन का कि मैग्नीशियम इस साइड एक है, इस साइड में मैग्नीशियम एक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हाइड्रोजन का एटम एक है, देखिए, है ना, और यहाँ हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, तो ये क्या है? अनइक्वल नंबर हो गया ना। तो और क्लोरीन भी यहाँ पे एक है, लेकिन इस साइड 2 क्लोरीन के एटम जुड़े हुए हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये कैसी है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल एटम होने चाहिए दोनों साइड में। तो हम क्या कर सकते हैं इस रिएक्शन को लिख के? मैग्नीशियम यहाँ 2 हम प्रोसीड कर दें, बढ़ा दें 2 शुरुआत में नंबर, तो क्या बन जाती है इक्वेशन फिर? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। एंड नाउ यू सी कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, इस साइड भी हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 हो गई है तो यहाँ भी क्लोरीन की संख्या 2। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में बराबर हों उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे।
व्हाट डू वी कॉल इट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ऐसे रिएक्शन कितनी हुई, दो तरह की, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटम्स इन द केमिकल रिएक्शन इक्वल ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, रिएक्शन की बैलेंसिंग कहेंगे कि दोनों साइड एटम जो है वो बराबर होने चाहिए। तो दिस मेथड ऑफ मेंटेनिंग द नंबर्स बोथ साइड इक्वल इज डन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हम किससे करते हैं, एक मेथड है जिसे हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, बस थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और आप ये रिएक्शन करने लग जाएंगे बैलेंसिंग। हम चलिए कुछ रिएक्शन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं कि एल्युमिनियम इज एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, ठीक है। नहीं तो एल्युमिनियम का रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड से करा है। एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है और क्या देता है, Al2SO4 का होल थ्राइस दिया इसने, प्लस हाइड्रोजन गैस दिया। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो ये कैसी है, दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड है, हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक एलिमेंट को हिट करना है। तो हम चलिए एल्युमिनियम को हिट करते हैं पहले। यहाँ इस साइड एल्युमिनियम के एटम कितने हैं, 2 हैं, इस साइड 1 है। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम 2 से प्रोसीड करते हैं। तो 2 एल्युमिनियम के एलिमेंट के लिए, इसके बाद H2SO4 में देखिए सल्फर यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया है ना। ये नंबर जो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 सल्फर है। तो यहाँ भी एक काम करते हैं, हम 3 H2SO4 ले लेते हैं, क्योंकि एक H2SO4 में 1 सल्फर है, तो 3 H2SO4 में 3 सल्फर हो जाएंगे। तो सल्फर के एटम बराबर हो गए। अब हम इसको यहाँ लिखते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन। अब कितने हो जाते हैं, 3 से 6 हो गए हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन में 3 की संख्या पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3H2। तो नाउ दिस इज व्हाट एल्युमिनियम, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज एल्युमिनियम सल्फेट, लाइक दिस। तो इस तरह से आप जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को हिट करके उस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक आध एग्जांपल और देखें जिससे कि आप उसको ठीक से समझ लें। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए वी हैव टेकन लाइक कैल्शियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड and it gives calcium chloride and hydrogen gas। अब इसको ये वर्ड इक्वेशन हो गया, इसको सिंबॉलिकली लिखें तो कैल्शियम इज डोनेटेड बाय Ca, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl gives कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करिए, कैल्शियम प्लस 2HCl gives CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हम बहुत सिंपल सी एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं जिनको हम सिंपली बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग को और अच्छे से समझने के लिए अगले वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें हम अपर लेवल की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको बैलेंस करना आपको बता देंगे। टिल देन बाय बाय।